Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good Good morning. morning. Morning, Ji. How are you all? हाँ जी. फाइन मैम, आप कैसे हो मैम? मैं बेटर हूँ जी. हाँ जी. मुझे बताओ कल जो पढ़ाया था सबको समझ में आ गया बेटे? यस मैम. Yes, ma'am. कल थोड़ा ही काम हुआ था तो आरपीएस तो कंप्लीट होनी नहीं थी, है ना? वैसे कल तक का इतना टॉपिक कवर हो गया था, मैंने मैसेज भी किया था. और आज हमारा केमिस्ट्री का डाउट सेशन भी है ऑब्जेक्टिव बुक का. तो इतना कल तक इतना हमारा कवर हो गया था. उसके क्वेश्चन मैंने टोटल लिखे हुए हैं बेटा शुरू से यहाँ तक. ठीक है. Yes, और ma'am. हमने कल हैलोजनेशन कवर किया था बेटा. ऐसी रिएक्शंस शुरू किए, बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी, और उसमें हमने हैलोजनेशन जो है वो कवर किया था. हैलोजनेशन में भी अभी एक दो चीजें रहती हैं. हैलोजनेशन में हमने फ्री रेडिकल एडिशन भी सीख लिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी. देखो ऐसी अलग है. बेंजीन रिंग पे अगर आप हैलोजन कैरियर नहीं डालेंगे, जैसे AlCl3 FeCl3 ये नहीं डालेंगे, और क्लोरीन के साथ HNO या एनर्जी डालेंगे, तो अगर सिर्फ बेंजीन रिंग है तो फ्री रेडिकल एडिशन होके BHC बन जाएगा. और अगर बेंजीन के साथ कोई साइड चेन भी है तो ये एल्काइल चेन में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा. अगर हम आगे बात करें, जैसे आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये इथाइल बेंजीन है और इथाइल बेंजीन में ब्रोमीन HNO डाल दिया, तो कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा? क्वेश्चन ये है. CH2 वाला. CH2 वाला. क्यों CH2 वाला ही क्यों? CH3 वाला क्यों नहीं? क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल बनेगा शायद वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा. बेंजाइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल. हमने एक बात GOC में ये भी तो की थी ना बेटा, कि जो जितना स्टेबल है वो उतना आसानी से बनेगा, चाहे वो कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो. तो बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल. इसलिए हाँ, बेंजाइल पोजीशन का हाइड्रोजन जो है that will be replaced by halogen because benzyl free radical is more stable. वो ज्यादा स्टेबल है. Yes. एक यहाँ हैलोजन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो इट इज फ्लोरीन ग्रेटर देन, क्लोरीन ग्रेटर देन, ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन. यही ऑर्डर बेटा आपने एल्कीन की रिएक्टिविटी में भी पढ़ा, एल्काइन की रिएक्टिविटी में भी जब हैलोजनेशन करते हो तो यही ऑर्डर होता है. याद करो, आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव होता है और बल्कि एल्काइन पर आयोडीन का 1 मोल ऐड होता है, उसके बाद तो रुक ही जाता है ना? यस मैम. और यहाँ भी कुछ आयोडिनेशन का है बेटा एक्सेप्शन, कि आयोडिनेशन जो होती है बेंजीन के साथ भी इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल. स्लो तो है ही है, रिएक्टिविटी कम है, रिवर्सिबल भी है. रिवर्सिबल से हमारा मतलब पता है क्या है? देखो ये बेंजीन है, आप इसमें आयोडीन डालते हो, आयोडोबेंजीन बन गया, साथ में HI. लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आयोडोबेंजीन के साथ HI रिएक्ट करके और रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाए. लेकिन इस बात से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई ऐसा रिएजेंट डालते हैं बेटा जो HI के साथ रिएक्ट करता रहे. अब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो, ऑड आयन इफेक्ट पढ़ चुके हो ना? यस मैम. तो कुछ वैसा ही है कि अगर इसके HI के साथ रिएक्ट करेगी कोई चीज तो HI की कंसंट्रेशन घटेगी. यस मैम. बेटा HI की कंसंट्रेशन घटेगी तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड. फॉरवर्ड. बस यही करते हैं हम. तो इसी से बचने के लिए हम ये करते हैं ना कि द रिएक्शन इज कैरीड आउट. जो रिएजेंट्स हम यूज करते हैं, मैं रिएक्शंस भी बताऊंगी. नाइट्रिक एसिड, HiO3, HgO,
ये वाले रिएक्शंस, ये वाले रिएजेंट्स हम यूज करते हैं। नाइट्रिक एसिड या HiO3 या HgO, which react with HI, ये सब रिएजेंट्स क्या करते हैं, ये HI के साथ रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाते हैं। रिएक्शन जो है दैट इज कैरिड आउट फॉरवर्ड। कैसे, देखो रिएक्शंस भी देख लेते हैं यहाँ पर। बेटा जो आपका HNO3 है, HNO3, अच्छा HNO3 अब आप तो पी ब्लॉक भी पढ़ चुके हो, तो HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, या दोनों है? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप देखो ना, नाइट्रोजन का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +5 है, +5 है। ग्रुप 15 के लिए रेंज कितनी होती है? -3 to +5। -3 to +5। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, उसकी खुद की रिडक्शन होनी है। ये देखो HI को आयोडीन में बदलता है, खुद NO2 और वाटर में चेंज हो जाता है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5 से +4 हो रहा है और HI का -1 से 0। तो रिडॉक्स रिएक्शन है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और HI रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह से अगर हम HiO3 लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। I2 और वाटर भी, ये भी है तो रिडॉक्स रिएक्शन, बिकॉज यहाँ आयोडीन +5 और -1 दोनों था और ये 0। ये एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन से उल्टा रिएक्शन हो गया बेटा, ठीक है। इसको कॉम प्रोपोर्शनेशन या सिन प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, बट है तो ये भी रिडॉक्स चेंज। यस। लेकिन अगर तीसरा वाला देखे HgO के साथ, तो ये रिडॉक्स चेंज नहीं है। देख लो, मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 ही है, यहाँ आयोडीन -1 है, यहाँ भी -1 ही। So this is not redox change, it's a normal reaction. But in any case ये तीनों एक काम तो करते ही है ना, HI के साथ रिएक्ट करते हैं और इसलिए रिएक्शन को फॉरवर्ड तो ले ही जाते हैं। हमारा आइडिया तो ये था ना कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड चला जाए, और यस वो यहाँ से हो जाता है बेटा, ठीक है। हम सेकंड वाली रिएक्शन को क्या बोलते थे हम? बेटा कॉम प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन से उल्टा है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन में रिएक्टेंट साइड पे एक से ज्यादा होते हैं। ये स्लाइड कौन सी है? 48 की, अब ये 49 है, ठीक है। ये बेटा पहला ऐसी रिएक्शन था विच इज हैलोजनेशन। अब सिमिलर ही है बाकी सारे। सेकंड है बेटा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आप क्या करते हो, आप बेंजीन लेते हो और आप बेंजीन को ट्रीट करते हो बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और इसके साथ कैटलिस्ट डालते हैं जी, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लग जाता है, H की जगह पे NO2 आ जाता है और साथ में वाटर। ये H2SO4 यहाँ क्या काम करता है, कैटलिस्ट का ही काम करता है। वो इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज करता है बेटे H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। अब ये जो H पॉजिटिव है ये जाता है किसके पास,
ये जाता है नाइट्रिक एसिड के पास। अच्छा, ये HONO2 ये नाइट्रिक एसिड ही तो है। यस मैम। Yes, ma'am. और यहां से ये नाइट्रिक एसिड में से ये देखो OH नेगेटिव निकाल लेगा। So what do you think? Nitration में nitric acid is acting like what? It is acting like oxidizing agent, reducing agent, acid या base? बेस। Base. बिल्कुल बेटा बेस का ही काम करता है क्योंकि OH नेगेटिव दे रहा है। यस मैम। Yes, ma'am. तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वाटर और NO2 पॉजिटिव। बेटा NO2 पॉजिटिव इज नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन जो है बेटे वो अटैकिंग Electrophile. इलेक्ट्रोफाइल है। ये नाइट्रोनियम आयन है and this is the attacking electrophile. Nitric acid acts as a base. अब ये अगले स्टेप में अटैक करने के लिए जाएगी, जैसे पीछे किया था बिल्कुल वैसा ही है। बेंजीन रिंग, ये इसका हाइड्रोजन अटैक करने के लिए NO2 पॉजिटिव आई। यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो गया बेटा इस तरह से, और इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उस पे NO2 पॉजिटिव ने अटैक कर दिया। और बेटे यही इसका स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। और यहाँ पॉजिटिव H अभी भी यही है, NO2 लग चुका है, बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया वो। यस Yes, मैम। ma'am. सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि एरोमेटिक नहीं है लेकिन रेजोनेंस तो दिखाता है। अगले स्टेप में क्या हुआ कि बाइसल्फेट आयन आएगा। अब देखो वहां पे कैटलिस्ट AlCl3 था, यहाँ पे कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो कैटलिस्ट ने कंज्यूम तो होना नहीं। यस अब मैम। आएगा जी HSO4 नेगेटिव बाइसल्फेट आयन, जो यहाँ ये पहले स्टेप में बन गया था। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ से प्रोटोन निकाल देगा। प्रोटोन जो है दैट विल बी रिमूव्ड। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको वापस मिल जाएंगे। ये H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में मिलके H2SO4 बना देगा। ये नाइट्रोबेंजीन बन गई। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. तो बस ये नाइट्रेशन है कि H की जगह पे NO2 ग्रुप जो है वो लग गया। एक ये क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसी को बोलते हैं। नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। कई बार ये टर्म, बिकॉज NCERT की टर्म है तो यस कई बार ये टर्म यूज कर देते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का मिक्सचर ही होता है। लेकिन यहाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, सवाल है कि ये 373 केल्विन 100 डिग्री पे कराया है। तो बस कंसेप्ट इतना है कि 100 डिग्री पर प्रोडक्ट जो मिलता है वो डाइनाइट्रोबेंजीन मिलता है, कि एक बार नाइट्रो लग के फिर दोबारा भी लग जाता है हाई टेम्परेचर पे। अच्छा, ऑलरेडी अगर एक नाइट्रो लग गया तो अब दूसरा नाइट्रो लगना है। अब डायरेक्ट बेटा पे। Beta पे लगेगा. है ना, नाइट्रो Yes. याद है ना, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग होता है, Yes, इसीलिए ma'am. बेटा इसका प्रोडक्ट मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है। Yes, ma'am. मेरी बात समझ में आ गई? तो Yes. अगर ये 373 केल्विन नहीं लिखा होता फिर तो आप नाइट्रोबेंजीन बना देते। अब 373 केल्विन लिखा है तो आगे भी चला जाएगा रिएक्शन। Yes, ठीक है, ma'am. Yes, ma'am.
मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है इन ESR रिएक्शंस में, मैम ये इतना स्ट्रांग होता है कि बेंजीन को नॉन एरोमेटिक के लिए एक टाइम पे कन्वर्ट कर देगा? बेटा ऐसा है ना, इंटरमीडिएट है, यस। इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट तो वापस एरोमेटिक बन ही जाता है। इंटरमीडिएट तो शॉर्ट लिव्ड ही होते हैं ना। ओके मैम। और आप सोचो इसमें कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अट्रैक्ट होके उस पर अटैक करने तो चला ही जाएगा। ठीक है ठीक मैम। है। यस मैम। अगर मैम कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में डाल दे तो फिर? बेटा अगर नाइट्रिक एसिड नहीं डालो और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड डालो तो आगे अभी करना ही है, तीसरा सल्फोनेशन होगी बेटा। ठीक है, उसमें सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। अगर नाइट्रिक सल्फ्यूरिक दोनों डाला है तो आपका जो है नाइट्रेशन होगी। आप क्या पूछना चाह रहे हो, बोलो बेटा। बेटे कोई डाउट है? नो मैम। चलो अगले पर बढ़ते हैं बेटा। ये नाइट्रेशन था, अगला है सल्फोनेशन। 50 है ना स्लाइड बेटा? यस मैम। अगला है बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन यही है कि वहां नाइट्रिक नहीं डालते, वहां सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ही डाल देते हैं। वहां पे ऐसा होता है, अभी मैकेनिज्म भी बताऊंगी कि कैटलिस्ट का काम भी सल्फ्यूरिक एसिड ही करता है और इलेक्ट्रोफाइल भी सल्फ्यूरिक एसिड में ही जनरेट होती है। दोनों काम, बस 2 मोल्स यूज होते हैं जैसे इसके, और 1 मोल कैटलिस्ट का काम करता है और 1 मोल जो है वो रिएजेंट का काम कर लेता है। ये बेंजीन रिंग, H2SO4 डाला इसमें, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, HOSO3H। बेटा ये अकेला ऐसा एसी रिएक्शन है, ध्यान दे दो, जो रिवर्सिबल है। इससे पहले वाले रिवर्सिबल नहीं थे, तो ये रिवर्सिबल है। बैकवर्ड रिएक्शन कराने के लिए चलो उस पर भी आती हूँ, पहले नेट क्या होता है ये देखो। H की जगह बेटे SO3H लग जाता है, साथ में क्या बचेगा ये भी देखो। साथ में क्या बचेगा बेटा, H की जगह पे SO3H लग गया, तो ये देखो इसका H और इसका OH, वाटर मिलेगा साथ में। इसी तरह से ये भी कहते हैं ना कि अगर हमने ये बेटा जो बन गया, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया ना। यस मैम। बेंजीन ऊपर लिखते हो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में अगर हम सुपर हीटेड स्टीम डाल देते हैं, स्टीम वाटर ही तो है, तो बैकवर्ड चला जाता है। एज इट इज हम लिख ही चुके हैं बेटा कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो पानी डालोगे उसमें तो ये वापस भी चला जा सकता है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। बेटा मैकेनिज्म में क्या होता है, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, दो में से वही बात है, एक कैटलिस्ट और एक रिएक्टेंट का काम करता है, आपस में रिएक्ट करते हैं। एक बनता है हाइड्रोनियम आयन, एक बनता है बाइसल्फेट आयन, और एक बनती है जी SO3। और SO3 है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, एंड दिस इज द ओनली केस जहां पर अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, है ना। यस मैम। इलेक्ट्रोफाइल तो है, व्हाई SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल? मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर कनेक्टेड। हाँ, मल्टीपल बॉन्ड, 2 अलग अलग एटम्स मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े। वैसे ये भी कह सकते हो कि सल्फर के पास वीकेंड डी ऑर्बिटल्स हैं, यस मैम। लेकिन फिलहाल यहाँ यूज वो वाला होगा कि SO3 का स्ट्रक्चर याद करो, बॉन्डिंग में ऐसा पड़ा था ना, यस मैम। यही यूज होगा कि सल्फर और ऑक्सीजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड। यस देखो मैम। यस मैम। ये बेंजीन,
बेंजीन पे अटैक करने के लिए जाएगी SO3। बेटा कोई एक S डबल बॉन्ड O पोलराइज हो गया, उधर से बेंजीन का भी एक पाई बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो गया। अब जब S डबल बॉन्ड O पोलराइज हो जाएगा तो सल्फर पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज वाला सल्फर जो है ये बेंजीन के कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। यस ये अटैक हो गया और बेंजीन के कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा, सल्फर का, इस सल्फर का पॉजिटिव और ये बेंजीन रिंग वाले कार्बन का नेगेटिव, ये तो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे ना। यस मैम। लेकिन इस O का नेगेटिव तो अभी भी रहेगा। ये हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो एरोमेटिक नहीं है मगर रेजोनेंस तो दिखाता है। अब क्या होता है बेटा, अब बाइसल्फेट आयन आता है। बाइसल्फेट आयन आता है, यहां से H पॉजिटिव तोड़ के ले जाता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको वापस चले जाते हैं और वो मिलके H2SO4, देखो 1 मोल H2SO4 वापस आ गया, है ना। यस मैम। क्योंकि मैंने कहा था ना 1 मोल ने कैटलिस्ट का ही काम करना है। इसको वैसे इकट्ठा SO3 नेगेटिव लिख रही हूँ। SO3 नेगेटिव है ये। यस मैम। इसी चीज को मैंने यहाँ पर बेटे SO3 नेगेटिव लिख दिया है, ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद क्या होता है अगले स्टेप में कि हाइड्रोनियम आयन आता है और इसमें H पॉजिटिव दे देता है इसको, तो SO3H बन जाता है। लेकिन एक बात है, ये जो एरो मैं दिखा रही हूँ जरा देखना मैं किस तरह से उसको दिखा रही हूँ। बेटा ये ऐसे दिखाने का मतलब है तो रिवर्सिबल, लेकिन बैकवर्ड ज्यादा। हाँ, बैकवर्ड ज्यादा, फॉरवर्ड कम। कि H3O पॉजिटिव आया, इसको H पॉजिटिव दे दिया। वैसे भी आप मुझे बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आप कर चुके हो। ऑर्गेनिक में जितने एसिड्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है उनमें से? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड की प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी ना, यस करने की तो फिर कम ही होगी। यस मैम। बस यही कहानी है इसकी। कि बैकवर्ड जाने का चांस ज्यादा है कि SO3, तभी तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है कि सल्फोनिक एसिड की प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो फिर सारा प्रोसेस बैकवर्ड चले जाता है, ठीक है। यस मैम। एक ये देखो क्वेश्चन यहाँ, विच इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर सल्फोनेशन? मेटाजाइलिन। व्हाई मेटाजाइलिन? मैम क्योंकि जो दो CH3 लगे होंगे मेटा, एक ऊपर और एक मेटा पोजीशन पे, उन दोनों के लिए ऑर्थो और पैरा से कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करेगी मतलब आई जैसे वुड से कि सारी ऑर्थो और पैरा फ्री पड़ी है अटैक कर ली। हाँ यस मैम। देखो जाइलीन होता क्या है, जाइलीन होता है बेटे बेंजीन के ऊपर 2 CH3 लगे हुए हैं तो उसको आप जाइलीन बोलते हैं। यस मैम। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों तरह की जाइलीन्स की बात कर लेते हैं। ये मेटाजाइलीन, ये ऐसे ऑर्थोजाइलीन और पैराजाइलीन। तो मेटाजाइलीन जब है उसमें 2 मिथाइल ग्रुप मेटा पे लगे हैं तो सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन फ्री। देखो होता तो एल्काइल ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यस बट मैम। मेटा की केस में सारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन फ्री पड़ी है अटैक के लिए।
अगर आप इस ऑर्थोजाइलिन की बात करेंगे तो एटलीस्ट एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक्ड है, पैरा में पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है, मेटा में सारी पोजीशन फ्री पड़ी है, इसलिए यस मेटाजाइलिन इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर सल्फोनेशन। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ये थी सल्फोनेशन। 51 है। यस मैम। ये थी बेटा सल्फोनेशन। और अगली है अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट भी दो तरह का होता है बेटा, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप लगना बेंजीन रिंग पर, और फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप लगना। पहले एल्काइलेशन की बात करते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है कि आप बेंजीन रिंग लेते हैं, आप इसको एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर देते हैं। इसमें कैटलिस्ट वही यूज होता है जो हैलोजनेशन में यूज हुआ, कि एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट। बेटा हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लग जाएगा और HX बाहर आ जाएगा। फिर यस। यहाँ मैकेनिज्म अभी देखते हैं कैसे होता है। देखो AlCl3 एल्काइल क्लोराइड के पास जाता है, Cl नेगेटिव तोड़ के ले जाता है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या होगा AlCl4 नेगेटिव बन जाएगा और साथ में R पॉजिटिव। यस, और R पॉजिटिव इज द कार्बोकेटायन, और जहां कार्बोकेटायन है वहां शिफ्ट पॉसिबल है, शिफ्ट हो सकती है। और उसके बाद फिर वही, अब कार्बोकेटायन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है तो वो बेंजीन पे अटैक करने के लिए जाएगी। जब ये बेंजीन पे अटैक करेगी पहले तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, अब सारे एक जैसे ही हैं बेटा। बाद में जैसे हैलोजनेशन में हुआ कि भी AlCl4 नेगेटिव आएगा, इसका H पॉजिटिव निकाल देगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएंगे। हाँ जी, HCl और AlCl3 रीजनरेटेड, यस। ये बन जाएगा, एल्काइल बेंजीन बन गई। अच्छा, यहाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। अब इस बात पे ध्यान दो कि ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट और तरीकों से भी तो बन सकता था। एल्काइल हैलाइड की जगह पर यहाँ इसकी जगह अगर एल्कीन प्लस HX भी लिखा है वो भी चलेगा बेटे। अब आप पढ़ चुके हो कि एल्कीन में HX डालते हो तो पहला अटैक H पॉजिटिव का होता है, कार्बोकेटायन ही तो बनता है। यस। या फिर इसकी जगह एल्कीन प्लस H पॉजिटिव भी लिखा हो वो भी काफी है। यस मैम। पॉजिटिव के अटैक से कार्बोकेटायन बन ही जाता है। या एल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये भी काफी है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। इवन आगे अल्कोहल के चैप्टर में भी पढ़ते ही हो, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कराते हो तो उसमें भी तो कार्बोकेटायन ही बनता है। अभी ये भी कर ही लिया यस मैम। कि अगर Yes, ma'am. अल्कोहल में सल्फ्यूरिक एसिड डाला, मतलब जिस तरह से भी आपका एल्काइल कार्बोकेटायन बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. जिस तरह से भी आपका एल्काइल कार्बोकेटायन बनता है वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि अगर आप अल्कोहल ले लें, ये भी ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि शिफ्ट पॉसिबल होती है।
चलो देखें, अब ये प्रोपाइल क्लोराइड में एनहाइड्रस AlCl3 रिएक्शन कैसे कराना है। रिएक्शन ऐसे कराना है बेटा, जैसे जो आपको एल्काइल हैलाइड दिया होता है CH3 CH2 CH2 Cl, आप पहले क्या करो, इसका हैलोजन तोड़ो और कार्बोकेटाइन बना दो। ये लो, ये हैलोजन तोड़ा, ये कार्बोकेटाइन बना दिया। कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटे ये? प्राइमरी, पर हाइड्रोजन के बाद सेकेंडरी भी बन शिफ्ट हो जाएगा। जाएगा। शिफ्ट ले लेगा जी, यहां से ये ले ली इसने हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट लेगा तो सेकेंडरी। अब ये शिफ्ट लेने के बाद अब जाएगा बेंजीन पे अटैक करने, तो बेंजीन पे उसी कार्बन से अटैक करेगा बेटे जिसका, जो इसका पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है। तो बेंजीन के साथ अब कुछ लगा तो नहीं, जहां मर्जी जोड़ो, लेकिन जोड़ोगे उस कार्बन से जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। ये प्रोडक्ट मिल गया। ये जो बना इसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। क्यूमीन। क्यूमीन, बिल्कुल ठीक बेटा, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, कॉमन नेम जो है इसका क्यूमीन है। ठीक है, तो बस यहाँ पे अब शिफ्ट का ध्यान जरूर रखना है कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन था तो शिफ्ट डेफिनेटली होगी, अगर हो सकती है तब। ठीक है, यस मैम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर दिस, अब यहाँ टोलुइन दे दिया और यहाँ आइसोब्यूटाइल क्लोराइड दे दिया, या आइसोब्यूटीन प्लस HCl दे दिया, तब भी क्या प्रॉब्लम है। देखो क्या होगा, अगर आप आइसोब्यूटीन लेते हैं, HCl डालते हैं, तो पहला अटैक तो H पॉजिटिव का ही होगा ना। H पॉजिटिव का होगा तो प्रेफरेबली मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन ही बनेगा, यही बनेगा ना। यस मैम। यस मैम। या फिर अगर आपने ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया, तो यहां से ये क्लोरीन निकला, ये बन गया कार्बोकेटाइन, शिफ्ट हो जाएगी लेगा, हाइड्राइड। बिल्कुल लेगा जी। ये साथ वाले कार्बन से लेगा हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट लेगा तो इसी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, देख लो। यस मैम। इवेंचुअली ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बेंजीन पे अटैक करेगा बेटे, बेंजीन पे मतलब टोलुइन के ऊपर। अच्छा, मिथाइल ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कैसा होता है? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा, मेजर प्रोडक्ट तो पैरा ही बनता है ना। यस मैम। तो बस फिर पैरा पे अटैक कराना है आपने, लेकिन कराना आपने उसी कार्बन से है ना जिसपे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। ये लो डिजाइन देख लो, अच्छा लग रहा है। यस मैम। हाँ, इस डिजाइन का मतलब समझ गए ना। देखो, एक कार्बन, उसके अराउंड 3 कार्बन, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ही तो लगा है। और मेजर प्रोडक्ट तो ऑर्थोपैरा में से, मेजर तो पैरा ही होता है ना जनरली। यस क्या ऊपर हमने मिथाइल ग्रुप दिखा दिया है, ये मिथाइल ग्रुप है बेटा ऊपर, ये नीचे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ये था बेटा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट का ही दूसरा टाइप है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन।
सी व्हाट इज एसाइल ग्रुप, पहले तो ये समझना है। एसाइल ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड हो, उसको आप एसाइल ग्रुप कहते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के लिए आप बेंजीन को ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड से या एसिड एनहाइड्राइड से। ये एसिड क्लोराइड है, इसकी जगह पर आप एसिड एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते थे। और वही ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट यहां भी यूज होता है। like anhydrous AlCl3 या FeCl3 एक्सेट्रा। होता क्या है, बेंजीन के साथ एसाइल ग्रुप, यही एसाइल ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ये लग जाता है, साथ में या तो HCl मिलेगा या RCOOH। देखो कैसे, अगर आप एसिड क्लोराइड की बात कर रहे हो तो यहां से H निकला, यहां से Cl निकला, COR ग्रुप बेंजीन पे लग गया, HCl साइड प्रोडक्ट है। और अगर आप एसिड एनहाइड्राइड की बात कर रहे हो तो यहां से RCOO ग्रुप निकला, H के साथ RCOOH बना लेगा, एक RCO ग्रुप बेंजीन पे अटैक कर जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटे? Yes, ma'am. Yes, और ये ma'am. जो RC डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको आप एसाइल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, अगर CH3COI इन पर्टिकुलर, तो दिस इज एसिटाइल। और वैसे मैं बता चुकी हूँ आपको कि C6H5 अगर बेंजीन रिंग वाला होता है, इसको क्या कहते हैं? बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल। अब देखो, इसका मैकेनिज्म सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करवा के दिखा देती हूँ। सारे एक जैसे ही मैकेनिज्म है बेटा। देखो क्या है, अगर आप मैकेनिज्म की बात करो जी, पहले आपके पास अगर एसिड क्लोराइड है RCOCl, AlCl3 जाता है इसके पास, यहां से फिर वही बात है, Cl नेगेटिव तोड़ के ले आता है, Cl नेगेटिव तोड़ देगा तो ये बन जाएगा जी R C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड हो, एसाइलियम आयन या एसाइल केटायन बोलते हैं। दिस शोज रेजोनेंस। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है ना। ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, इसको हम एसाइल केटायन या एसाइलियम केटायन कहते हैं। दिस इज द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके आगे की कहानी तो अपने आप ही कर लोगे ना। अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद AlCl4 नेगेटिव आएगा, बाद में प्रोटॉन तोड़ेगा। तो मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा के दिखा रही हूँ। अगर एसिड क्लोराइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड है तो उसमें कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। बेटा ये ना AlCl3 के साथ पहले टूट जाता है, एक एसिड क्लोराइड बना देता है और दूसरा ये, और फिर ये RCOCl जो है वो AlCl3 के साथ अगले स्टेप में बिल्कुल उसी तरह से एसाइलियम आयन जनरेट करा देता है।
तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन है ना? ये देख रहे हो बेटा, ये कीटोन है, बीच में सी डबल बॉन्ड हुआ है, इधर एक बेंजीन रिंग लगा है, इसको बोलते हैं एरल्काइल कीटोन। एरल्काइल मींस एक तरफ एराइल ग्रुप है और एक तरफ अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें फ्रिडल क्राफ्ट में समझनी है, पहले आप समझ लो बेटे। अगर कोई डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स लगे होते हैं तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता ही नहीं है। जहां भी डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग, बताओ कोई डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। NO2 NO2, एल्डिहाइड, कीटोन, इसमें फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल, सल्फोनिक एसिड। अच्छा, अगर फिनॉल या एनिलिन है उसमें भी फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होगा। फिनॉल या एनिलिन में क्यों नहीं होगा? फिनॉल होता है बेंजीन पे OH, और ये जो OH वाला ऑक्सीजन है ना बेटा, इसके पास दो दो लोन पेयर होती है। होता क्या है कि जो ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट है ना, AlCl3, बजाय इसके कि वो अपना नॉर्मल काम करे, वो AlCl3 इस OH के लोन पेयर पर बाइंड कर जाता है, और OH के लोन पेयर पर बाइंड करके उसके साथ जो है इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ले आता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर यूज होएगा उसके लिए, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये OH ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने शुरू कर देगा, तो ये OH ग्रुप एक्टिवेटिंग बन जाएगा या डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग, और डीएक्टिवेटिंग में होता ही नहीं फ्रिडल क्राफ्ट। इसलिए फिनॉल और एनिलिन, एनिलिन क्या होता है? NH2 बेंजीन पे। हाँ, बेंजीन पे NH, तो उनमें भी कोई फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। एक और बात, अगर आप एसाइलेशन करा रहे हैं और एसाइलेशन में जो एसिड क्लोराइड है या एसिड एनहाइड्राइड है, उसका एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, RCOCl है या एनहाइड्राइड है, बट एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, और आप बेंजीन पे ही करा रहे हो, बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक, तो पता क्या होता है? अगर टर्शरी आपके पास, सपोज मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखो जी, ये क्वेश्चन है आपके पास बेटा, ये थ्योरेटिकल चीजें हैं तो इसलिए पहले लिख के रखिए रादर देन कि साइनॉप्सिस से पढ़ते हैं उसको। ये वाला डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग में फ्रिडल क्राफ्ट होना नहीं। जैसे नाइट्रोबेंजीन पे आप मिथाइल क्लोराइड AlCl3 डाल रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। फिनॉल एनिलिन वाले में भी नहीं होगा, क्योंकि ल्यूइस एसिड कैटलिस्ट इस पर बाइंड कर जाएगा। एक इस बात को समझो कि अगर एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड का एल्काइल ग्रुप टर्शरी हुआ और सबस्ट्रेट बेंजीन ही है, कोई बड़ा रिएक्टिव सबस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, यानी बेंजीन के ऊपर कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप ना लगाओ, तो क्या होता है कि जो RCO पॉजिटिव एसाइलियम केटायन बनता है, इसमें से CO निकल जाती है और R पॉजिटिव बन जाता है। R पॉजिटिव टर्शरी कार्बोकेटायन है, और टर्शरी कार्बोकेटायन तो काफी स्टेबल होता है ना, यस मैम। इसलिए एल्काइलेशन हो जाती है। मतलब आपने रिएजेंट तो एसाइलेशन के डाले और हुई एल्काइलेशन। जैसे देखो, ये RCOCl ही तो डाला है, इसमें क्या हुआ होगा? इसको ऐसे लिख सकते हो ना, CH3C, शुरू में ऐसा हुआ होगा कि एसाइलियम केटायन बना होगा, ये एसाइलियम, चलो ऐसे ही लिख देती हूँ, इसमें से फिर CO निकल गई होगी और ये बन गया टर्शरी कार्बोकेटायन, और फिर इस टर्शरी कार्बोकेटायन ने बेंजीन रिंग पर अटैक किया, तो आपका जो प्रोडक्ट बना
टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बन गया। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। इसमें कुछ और चीजें, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम बेंजीन को यूज कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। क्वेश्चन है, क्या फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा रहे हैं ब्रोमोबेंजीन का, ब्रोमोबेंजीन, क्या उसमें सॉल्वेंट बेंजीन को यूज कर ले? कर सकते हैं बेटा यूज? अच्छा एक बात बताओ, एक बेंजीन है एक ब्रोमोबेंजीन है, ऐसी रिएक्शन के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बेंजीन। 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 ये कैसे डिसाइड किया बेटा? इसका माइनस साइड इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हाँ, है। ब्रोमीन तो डीएक्टिवेटिंग होते हैं हेलोजन को, है यस ना? मैम। तो बेंजीन ही ज्यादा रिएक्टिव है, ब्रोमीन का तो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आ रहा है। अच्छा, तो फिर बेंजीन अगर, कर जा रहा है। हाँ, फिर आप अगर इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करा रहे हो तो इसको सॉल्वेंट कैसे यूज कर सकते हो? बेंजीन तो ज्यादा रिएक्टिव है, यस मैम। तो फिर फ्रीडल क्राफ्ट तो इसका हो जाएगा, उसका तो होगा ही नहीं। यस यू मैम। कांट यूज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर ब्रोमोबेंजीन का करा रहे हो तो बेंजीन सॉल्वेंट यूज नहीं हो सकता। लेकिन फिर ये पूछते हैं क्या नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट यूज कर ले फ्रीडल क्राफ्ट में? बिल्कुल कर लेंगे जी। बिकॉज नाइट्रोबेंजीन पे तो फ्रीडल क्राफ्ट होनी नहीं है, देखो ये देख ही चुके हो, हाँ, Yes, डीएक्टिवेटिंग है तो। खुद पे तो होनी नहीं, वैसे भी रिएक्टिविटी भी उसकी ज्यादा और उस पे तो होनी नहीं है ना। यस मैम। इसलिए जो है बेंजीन कैनॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, ठीक है? और लेकिन आप नाइट्रोबेंजीन को सॉल्वेंट की तौर पे यूज करो, चाहे बेंजीन या जिसके मर्जी फ्रीडल क्राफ्ट कराना है, नाइट्रोबेंजीन तो फ्रीडल क्राफ्ट दिखाती ही है। यस मैम। एक है कि पॉली एल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट में पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। पॉली एल्काइलेशन, एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगना पॉसिबल है, क्योंकि जब पहला एल्काइल ग्रुप लगेगा तो ये एक्टिवेटिंग होते हैं, ये फर्दर रिएक्शन को आसान कर देंगे। यस लेकिन अगर एसाइल ग्रुप लग गया, ये तो डीएक्टिवेटिंग है ना, यस मैम। तो ये Yes. एक बार हो जाएगा तो उससे आगे होना नहीं, क्योंकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं, तो फर्दर तो फ्रीडल क्राफ्ट होता ही नहीं है ना। यस मैम। फर्दर जो है देयर इज नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। तो पॉली एल्काइलेशन हो सकती है मगर पॉली एसाइलेशन नहीं हो सकती। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आप एल्काइल हैलाइड यूज करते थे, जो एल्काइलेशन है उसमें। यहाँ सवाल है कि एल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं या विनाइल हैलाइड भी यूज कर सकते हैं। सोचते हैं, अगर RX यूज करते थे तो RX में से X निकलता था, कार्बोकेटाइन बनता था। अगर विनाइल हैलाइड यूज करोगे तो बन जाएगा बेटा कार्बोकेटाइन आसानी से। नो मैम। व्हाई नॉट? क्योंकि कॉन्जुगेटेड है ना। स्टेबल होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड का Yes, ma'am. टूटना मुश्किल। तो यस, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप एल्काइल हैलाइड यूज कर लो या एलाइल हैलाइड भी यूज कर सकते हो, मगर एराइल या विनाइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज एराइल और विनाइल हैलाइड। व्हाई? कार्बन हैलोजन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो तोड़ना मुश्किल। ये देखो, बेंजीन में आप क्लोरोबेंजीन डालते हो कोई रिएक्शन नहीं होगा, विनाइल डालते हो कोई रिएक्शन नहीं होगा, हाँ एलाइल डालोगे रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? यस Yes, मैम। ma'am. अब जरा देखो कुछ क्वेश्चन, देखो हमने डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के साथ भी किए हुए हैं,
जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वाले मैंने आपको वही कराया ना, विच इज मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, ऑर्डर में अरेंज कर दो, है यस ना। मैम। एक वो एस्टर वाला भी कराया हुआ है, NHCO वाला, कि एक तरफ से रिंग को वो एक्टिवेट करता है, एक तरफ दूसरी रिंग हाँ को, हाँ यस यस मैम। मैम। तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। खैर चलो देखो, यहाँ ये बेंजीन है और ये कह रहा है CH3CO होल ट्वाइस हो एनहाइड्रस AlCl3, कौन सा रिएक्शन है ये? अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन, एसाइलेशन। है ना। यस तो मैम। एसाइलेशन में बेंजीन के ऊपर RCO ग्रुप COCH3 ये लग गया। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है? बेंजोइल नहीं, एसिटो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनॉन, एसिडोफिनोन। एसिडोफिनोन ये इसका कॉमन नेम है। अगला देख, COOH पे Fe और ब्रोमीन लगा, कौन सा रिएक्शन है? हेलोजिनेशन। हेलोजनेशन। ऑलरेडी COOH प्रेजेंट है तो क्या करेगा? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग। तो बस हेलोजन ब्रोमीन लगना था, मेटा पोजीशन पे जाके लग जाएगा। ये लो मेटा पे जाके लग गया। इधर देखते हैं, पहले इसका नाम एनिसोल है बेटा, एनिसोल। यस मैम। HNO3H2SO4 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। और OCH3 एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग? एक्टिवेटिंग। एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आल्सो, है ना। यस मैम। तो नाइट्रो ग्रुप लगना है ऑर्थो या पैरा पर। हाँ, एक प्रोडक्ट देना होता तो मेजर प्रोडक्ट तो पैरा ही होगा। अच्छा, अब यहाँ दो दो ग्रुप लग गए, OH भी और CH3 भी। अब कैसे डिसाइड करें? जो स्ट्रॉन्गर वाला होगा उससे। पहले ये देखो कि दोनों में से कौन सा एक्टिवेटिंग है और कौन सा डीएक्टिवेटिंग। तो दोनों ही एक्टिवेटिंग है ये तो, है ना। यस मैम। मैम। अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग में जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है उससे डिसाइड करो। यस OH मैम। और CH3 में से ज्यादा एक्टिवेटिंग OH है ना। यस यस मैम। मैम। OH एक्टिवेट करेगा रेजोनेंस से और CH3 एक्टिवेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो OH से डिसाइड होगा। बेटा पैरा तो वैसे भी ब्लॉक्ड है, सवाल तो यही था कि किसकी ऑर्थो पे लगेगा, या तो OH की ऑर्थो पे या मिथाइल की ऑर्थो पे। अब किसकी ऑर्थो पे लगाऊं बताओ? OH की ऑर्थो पे। OH की। होनी तो नाइट्रेशन है, रिएजेंट नाइट्रेशन के हैं। मैम OH पे OH के ऑर्थो पे लगने का फायदा ये भी ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रिंग बन सकती है वहां बिल्कुल पे। है जी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यस ठीक है। मैम। यस मैम। अच्छा, अब यहाँ OCH3 और CN, बेटा OCH3 एक्टिवेटिंग और CN डीएक्टिवेटिंग। तो अगर एक एक्टिवेटिंग एक डीएक्टिवेटिंग होता है तो डिसाइड एक्टिवेटिंग ग्रुप करता है ना, ऑब्वियसली वो रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। यस यस मैम। मैम। तो फिर इसकी ऑर्थो या पैरा पे होना था। अगर ऑर्थो पे होगा तो तीन तीन ग्रुप इकट्ठे लग जाएंगे, हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाएगी ना। यस मैम। तो इसलिए आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो होगा जो इसकी पैरा पे लगेगा। नाइट्रेशन ही करा रहे हैं तो सॉरी, ये यहाँ पे जैसे CN लगा हुआ था वैसे ही रहेगा। ठीक है। यस मैम। तो ये थे बेटा आपके पास SC रिएक्शंस, बेंजीन की रिएक्टिविटी की बात कर रहे थे और ये फर्स्ट कैटेगरी थी SC रिएक्शन। बाकी बेंजीन में कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होते, दो होते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं बेटा? उसमें बस एक हाइड्रोजन की एडिशन होती है, एक क्लोरीन की। क्लोरीन की एडिशन तो मैंने बता ही दिया आपको, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। कौन सी? आपने ये रिएक्शन किया ना अभी कि बेंजीन के अंदर कल किया था,
3 क्लोरीन डाल देते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है भाई? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सीन जो भी कहो इसको। ये BHC, तो ये एडिशन रिएक्शन है। एक और होता है, अगर आप बेंजीन को बेटा 3 मोल हाइड्रोजन से ट्रीट कर दें राने निकल की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर 473 to 523 केल्विन, तो ये डबल बॉन्ड्स के क्रॉस हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं बेटा। डबल बॉन्ड के क्रॉस जो है हाइड्रोजन ऐड हो गए, ये जो बन गई ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो ये 2 एडिशन रिएक्शंस भी दिखाता है। ये ऑक्सीडेशन की बात पहले ही कर चुके हो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ऑब्वियसली CO2 वाटर मिलेगा। वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ याद है मैलिक एनाइड, यस मैम। यस मैम। और ओजोनोलिसिस भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। यस मैम। ये थी बेटा बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी। अब हम बात करते हैं बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की, जो कि मैंने लिखना नहीं, साइनॉप्सिस से ही पढ़ेंगे आप। पहले तो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की बात कर लेते हैं जी। ये स्लाइड नंबर कौन सा था? 56, ये 57 है। देखो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में क्या है। प्रेपरेशन कैसे कर सकते हैं? या तो आप बेंजीन फिनॉल ले लो और फिनॉल को आप जिंक डस्ट से ट्रीट कर दो। याद है ओजोनोलिसिस में जिंक जो है वो ऑक्सीजन ले जाता है। यस मैम। यहाँ भी तो यही करता है, ऑक्सीजन उसने ले लिया, हाइड्रोजन वहां रिंग पे लग गया, बन गई बेंजीन। देन अभी अभी तो किया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आप इसको वाटर से ट्रीट करो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऑपोजिट रिएक्शन कराना है, या सिंपली HCl के साथ हीट भी लिख दो तो बेंजीन मिल जाती है। यस यस मैम। इथाइन से कर लिया, 3 मोल इथाइन की आप पॉलीमराइजेशन कराते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब, यस मैम। तो भी बेंजीन मिल जाता है बेटा। एरोमेटाइजेशन में एल्केन के साथ डिस्कस कर ही दूंगी। वैसे अगर हम N-हेक्सेन ले लेते हैं और उसमें बड़े सारे कैटलिस्ट डालते हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, इवन मॉलिब्डेनम ऑक्साइड भी डालते हैं, तो भी बेंजीन मिल जाता है। आयोडीनेशन भी रिवर्सिबल ही होती है ना? आयोडीनेशन भी रिवर्सिबल होती है बेटा, लेकिन उससे आइडो मिलता है ना, कि बेंजीन पे आप आयोडीन डालते हैं तो आपके पास आइडो बेंजीन मिलता है, उससे ऑपोजिट भी चल सकते हैं। यस। अच्छा, अगर आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया और क्लोरोबेंजीन में आपने हाइड्रोजन डाल दिए, बेटा ये निकल एल्यूमिनियम अलॉय NaOH, ये भी राने निकल ही होता है, ये वहां एल्केन्स के साथ डिस्कस करूंगी। 2 H आ गए, एक H बेंजीन को मिल गया, एक ने HCl बना दिया, ये देखो ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। उसके अलावा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, अगेन एल्केन के साथ होता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, कि आप अगर ये सोडियम बेंजोएट ले लेते हैं और इसको ट्रीट कर देते हैं NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO। लाइम तो बस एक कैटलिस्ट है, लाइम CO होता है ना, यहां से बेटा Na2CO3 निकलता है देखो, और वो हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के ऊपर जाके लग जाता है। ये बन गई आपके पास बेंजीन। तो ये बेंजीन की मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन थी। उसके अलावा बेटा बेंजीन की प्रॉपर्टीज, जो कि पेज 121 पे है बेटा, बेंजीन का ही दूसरा नाम वहां लिखा है ब्रैकेट में, ध्यान दे देना, बेंजीन को ही
फीन भी कहते हैं, तो फीन के नाम से भी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। Yes, अच्छा, ma'am. बेंजीन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है और इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था? देखो, बेंजीन में हमने अभी अभी ये देखा कि 3 मोल हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट करता है, वो 3 मोल क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, और ट्राई ओजोनाइड भी बनाता है। ट्राई ओजोनाइड, 3 ओजोन मॉलिक्यूल्स लगते हैं उसमें। Yes, ma'am. इन तीनों बातों को कंसिडर करके केक्यूले ने इसका स्ट्रक्चर दिया था, और केक्यूले ने कहा इसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं। ये स्ट्रक्चर केक्यूले ने प्रपोज किया। लेकिन केक्यूले स्ट्रक्चर के साथ दिक्कत क्या आई बेटा? केक्यूले के हिसाब से तो फिर अगर ये स्ट्रक्चर करेक्ट है तो 2 तरह की ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन्स पॉसिबल है। एक ऐसी ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब ऑर्थो पोजीशन पे 2 ब्रोमीन लगे, तो इसके हिसाब से तो 2 तरह की पॉसिबल है। एक वो जिसमें जो 2 ब्रोमीन लगी है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगी है, और एक ये भी तो हो सकता है कि जो 2 ब्रोमीन लगी हैं वो डबली बॉन्डेड कार्बन पे लगी है। गलत तो कोई भी नहीं है ना? यस मैम। Yes, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन एक ही तरह की होती है। ऐसा होता है ना बेटा, एक साइंटिस्ट कुछ काम करता है तो बाकी उसको बहुत सारे सवाल करते हैं। तो केक्यूले ने जब अपना स्ट्रक्चर दिया तो बाकी साइंटिस्ट ने ये क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर दी कि भी तुम बताओ फिर, ये ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड तुम्हारे स्ट्रक्चर के हिसाब से तो 2 तरह की बनती है, एक्सपेरिमेंटली एक ही तरह की होती है। तो केक्यूले ने इस बात का आंसर पता है क्या दिया? उसने कहा जी ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड्स। ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड मतलब क्या? वो कहता है कि बेंजीन में असली में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। डबल बॉन्ड्स ऑसिलेट करते रहते हैं, कभी डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, ऐसे ऑसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड्स। देखो, केक्यूले स्ट्रक्चर से चलो ये तो फिर अगर ऑसिलेटिंग नेचर उसने कह दिया, इससे ये तो एक्सप्लेन हो गया कि ये दोनों एक ही बात है, भी एक ही तरह का स्ट्रक्चर है ये। लेकिन इससे ये बात एक्सप्लेन नहीं हुई कि बेंजीन इतना स्टेबल कैसे है। बेंजीन तो हाईली स्टेबल है, और बेंजीन में ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं होते। एडिशन तो सिर्फ 2 है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, ज्यादा तो एडिशन रिएक्शन होते ही नहीं उसके अंदर। सो व्हाई बेंजीन इज वेरी स्टेबल, व्हाई इट डज नॉट शो एडिशन, या इट शोज वेरी लेस टेंडेंसी टू शो एडिशन? क्यों? वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह ज्यादा बिहेव कर रहा है बेटे, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड्स ही होते हैं जिनमें एडिशन का चांस कम होता है और सब्स्टिट्यूशन का चांस ज्यादा। और बेटा बेंजीन ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, आपको पता है, बेयर्स रिएजेंट से भी नहीं होता, हॉट बेयर्स रिएजेंट से भी नहीं होता, क्रोमिक एसिड से होता है, और वो भी बड़ी स्लो ऑक्सीडेशन होती है। ये सारी बातें इस बात को इंडिकेट करती है कि बेंजीन की सैचुरेटेड कंपाउंड से सिमिलैरिटी है, लेकिन ये केक्यूले स्ट्रक्चर तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस बात को एक्सप्लेन करती है बेटा रेजोनेंस, कि बेंजीन में एक्चुअली रेजोनेंस है। जो ये 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाए थे केक्यूले ने, दरअसल ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, है ना? और आपको पता है एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं, कलरलेस है, ओडरलेस है। नैप्थलीन बॉल्स की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, मॉथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी भी होती है ना? और पानी के अंदर ये नहीं घुलते क्योंकि काफी हद तक नॉन पोलर होते हैं। दे बर्न विद अ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब बहुत ज्यादा धुआं उठता है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो है वो काफी रह जाते हैं जब हम इनकी कंबशन कराते हैं, तब काफी अनबर्न्ड पार्टिकल्स जो है वो रह जाते हैं। एक और बात बताओ, बेंजीन के कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटे? sp2
sp2। और बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स बराबर होते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑल द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, है ना? एक कई बार हाइपोथेटिकल ऐसे, असली में तो ये ऐसा बनना चाहिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये तो ऐसा होना चाहिए, डबल बॉन्ड छोटा, सिंगल बॉन्ड बड़ा, फिर डबल बॉन्ड छोटा, सिंगल बॉन्ड बड़ा, कुछ इस तरह से। दिस इज हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राईन, बट ये तो थ्योरेटिकल है ना। प्रैक्टिकली तो सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है बेंजीन की वो इक्वल बराबर है। होगी, ठीक है, दे आर इक्वल। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो 6 के 6 कार्बन एटम्स पर डीलोकलाइज होता है, दो दो एटम्स के बीच में लोकलाइज नहीं होता। इट इज Yes. डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल द 6 कार्बन एटम्स। और इसमें बेटा रेजोनेंस एनर्जी भी निकाल सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्साट्राईन की निकाली और एक ही एक्सपेरिमेंटल वाली निकाली, दोनों का डिफरेंस जो है एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी यही होती है ना, जो आपका मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये है, Yes, ma'am. और जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है उसका और इसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो रेजोनेंस एनर्जी है, Energy. ठीक है। और Yes. बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 150.62 किलो जूल पर मोल होती है। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन is 150.62 किलो जूल पर मोल। इसको आप कैलोरीज में भी कई बार पूछते हैं, आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1 कैलोरी इज 4.2 या 4.18 जूल, ये तो समझते हो ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस जी ये थी बेंजीन की कहानी। और आज आपका 115 पे डाउट सेशन भी है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और अब आप बेंजीन वाली आरपीएस कंप्लीट कर लेंगे बेटा, जो लास्ट आरपीएस है तो वो कंप्लीट कर लेंगे। और इवन आपके ऑब्जेक्टिव बुक में भी जो बेंजीन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस पार्ट 7 और पार्ट 8, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इस बार हमारा टेस्ट है कब है? और टेस्ट मुझे लगता है हमारे पास भी डेट अभी है नहीं। हाँ, टेस्ट आपका ड्रॉपर का 27 को है ना शायद। Yes, ma'am. Okay, एज ma'am. ऑफ नाउ अभी तक तो यही है कि 26 ऑफ है और 27 को टेस्ट है, ठीक है। Yes, Okay, ma'am. ma'am. चलो मैं आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ। बेटे आज यहाँ से शुरू किया। मैम एक बार इससे पिछले वाला दिखा दो।
यस मैम। ठीक है, और एक बार लास्ट में इसमें तो चलो क्या ही था। मैम मेरे को बस 2 डाउट पूछने थे। एक बोलो। जैसे जो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन होगी, एक सेकंड बेटा, बिफोर दैट द अदर बैच कैन गो बैक टू योर क्लास बेटा, ठीक है।